स्वागत है आपका हिंदी स्टोरीज वर्स चैनल पर, जहां हर कहानी सच्चाई, डर के बीच की वो रेखा मिटा देती है जिसे हम पार नहीं करना चाहते। चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। बरसों से बंद पड़ा होटल गुलमोहर इन शहर की सीमा पर एक वीरान पहाड़ी के पास स्थित था। पुराने जमाने की ईंटों से बना ये होटल अब एक खंडहर बन चुका था। खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे, दरवाजों पर जंग लग चुकी थी और भीतर की दीवारों पर काई जम गई थी। कहते हैं कि यह होटल अचानक एक रात में बंद हो गया था। किसी को नहीं पता कि उस रात क्या हुआ, पर एक अफवाह हमेशा हवा में तैरती थी। कमरा नंबर 4 में कोई मर गया था। मनीष, एक स्वतंत्र पत्रकार, शहर के पुराने रहस्यमय स्थानों पर लेख लिखने के लिए जाना जाता था। जब उसे गुलमोहर इन और उसके कमरा नंबर 4 के बारे में पता चला तो उसकी जिज्ञासा जाग उठी। मनीष ने तय किया कि वह खुद वहां जाकर रहस्य का पता लगाएगा। एक शाम बैग में कैमरा, रिकॉर्डर और कुछ खाने पीने का सामान डालकर वह उस वीरान होटल की ओर चल पड़ा। सड़क से हटकर एक संकरी पगडंडी होटल तक जाती थी। जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ता गया, हवा ठंडी और भारी होती गई। पक्षियों की चहचहाहट भी कहीं गुम हो गई थी। जब वह होटल के दरवाजे पर पहुंचा तो वह आधा खुला था, जैसे कोई उसका इंतजार कर रहा हो। भीतर घुप अंधेरा था। मनीष ने अपनी टॉर्च निकाली और धीरे धीरे भीतर कदम रखा। हर कदम पर फर्श चिड़चिड़ा रहा था, दीवारों पर जाले लटके हुए थे और एक पुराना सड़ता हुआ सोफा कोने में पड़ा था। अचानक हवा का झोंका आया और दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। मनीष ने पलटकर देखा, लेकिन कोई नहीं था। उसने पूरे होटल का मुआयना करना शुरू किया। रसोई, हॉल और पुराने कमरों में समय की धूल जमी थी, पर जैसे ही वह सीढ़ियों से ऊपर जाने लगा, एक ठंडी सी सनसनाहट उसकी रीढ़ में उतर गई। उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। दूसरी मंजिल पर 5 कमरे थे। हर कमरे के दरवाजे पर जंग लगे पीतल के नंबर प्लेट लगे थे, 1 2 3 5। और फिर उसका दिल एक पल को थम गया। कमरा नंबर 4 का दरवाजा वहां नहीं था, बस एक दीवार। मनीष ने चौंक कर इधर उधर देखा। क्या ये वही होटल था? उसने पुराने नक्शे देखे थे जिनमें कमरा नंबर 4 स्पष्ट था, लेकिन यहां कुछ तो गड़बड़ थी। अचानक पीछे से हल्की खुरचने की आवाज आई। वह पलटा तो देखा, कमरा नंबर 4 अब वहां था और दरवाजा खुल रहा था अपने आप। मनीष की सांसें तेज हो गईं। वह ठिठक कर खड़ा रहा। उसकी टॉर्च की रोशनी सीधे उस खुलते दरवाजे पर पड़ी, पर भीतर बस स्याह अंधेरा था, जैसे कोई अथाह गहराई उस कमरे के अंदर उसे खींच रही हो। एक क्षण के लिए उसके मन में विचार आया कि लौट चलना चाहिए, पर पत्रकारिता की आग उसे पीछे नहीं हटने देती थी। उसने गहरी सांस ली, कैमरा ऑन किया और धीरे धीरे कमरे के भीतर कदम रखा। भीतर घुप अंधेरा और नमी थी। फर्श पर कालीन था जो नमी से गल चुका था। कमरे के कोने में एक पुराना पलंग था जिस पर धूल और मकड़ी के जाले जमे थे। एक बड़ी खिड़की दीवार में थी, लेकिन उसे लकड़ी से कीलें ठोककर बंद किया गया था। मनीष ने जैसे ही कमरे के भीतर की तस्वीरें लेनी शुरू की, कैमरे की स्क्रीन बार बार ब्लर होने लगी। फिर अचानक कैमरा बंद हो गया। उसने बैटरी चेक की, पूरी चार्ज थी। तभी कमरे में कुछ सरसराने की आवाज आई। उसने टॉर्च उस दिशा में घुमाई, पर वहां कुछ नहीं था। एक पुराना अलमारी कोने में पड़ा था। मनीष ने उसका हैंडल पकड़ा और धीरे से खोला। अंदर एक महिला की पुरानी साड़ी लटक रही थी और नीचे फर्श पर एक टूटा हुआ कंगन। जैसे ही उसने कंगन उठाया, कमरे का तापमान अचानक गिर गया। उसकी सांसें भाप में बदलने लगीं। तभी खिड़की की कीलें खुद ब खुद ढीली होने लगीं और एक के बाद एक गिरने लगीं। हवा का झोंका कमरे में घुसा और पलंग के नीचे से किसी के कराहने की आवाज आई। मनीष ने कांपते हाथों से पलंग की ओर टॉर्च घुमाई, पर कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर अचानक कुछ तेजी से पलंग के नीचे से निकलकर कमरे के दूसरे कोने में भागा। एक सफेद साया जो हवा से भी तेज था। मनीष अब कांप रहा था। वह दरवाजे की ओर बढ़ा, लेकिन दरवाजा अब बंद था। उसने खींचा, धक्का दिया, कोई फायदा नहीं। कमरे की दीवारें जैसे सिसक रही थीं और फिर उसने सुना एक स्त्री की धीमी फुसफुसाती आवाज, तू भी मरेगा। जैसे वो मरा था। कमरे की हवा भारी होती जा रही थी।
जैसे कोई अदृश्य बोझ वहां मौजूद हो। मनीष ने धीरे धीरे कदम पीछे हटाए, पर दीवार से टकरा गया। अब उसे अपने कानों के पास किसी के सांस लेने की ठंडी आहट महसूस हो रही थी। टॉर्च की रोशनी घुमाई तो सामने कुछ नहीं था, पर जैसे ही उसने सिर घुमाया, एक पल के लिए किसी स्त्री की झलक दिखी। सफेद साड़ी, उलझे बाल और आंखें बिल्कुल खाली। मनीष ने डर के मारे जोर से चीखने की कोशिश की, पर आवाज गले में ही अटक गई। उसने दौड़कर फिर दरवाजा खींचा। इस बार कुछ खटक की आवाज आई और दरवाजा खुल गया। वह भागकर कमरे से बाहर आया और सीढ़ियों की ओर लपका। लेकिन जैसे ही उसने पहली सीढ़ी पर कदम रखा, उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे पीछे खींच रही हो। उसने पलट कर देखा। कमरा नंबर 4 का दरवाजा फिर से गायब हो चुका था और वहां बस एक दीवार थी। क्या वह सच में उस कमरे में गया था? क्या वह दरवाजा कभी था भी? उसके मन में सवालों का तूफान था, लेकिन उसकी सांसें अब भी तेज चल रही थीं। वह हॉल तक पहुंचा, वहीं बैठकर पानी की बोतल निकाली, पर बोतल अब सूखी थी, जैसे किसी ने सारा पानी पी लिया हो। उसने अपने रिकॉर्डर की ओर देखा, वह अब भी रिकॉर्ड कर रहा था। मनीष ने उसे चेक किया तो एक धीमी सी महिला की आवाज रिकॉर्ड हो रही थी। सत्य को मत छू, ये तेरी मौत का कारण बनेगा। होटल के हॉल में अजीब सी चुप्पी थी, जैसे दीवारों ने खुद कान बंद कर लिए हों। मनीष ने गहरी सांस ली। उसकी धड़कनें अब भी बेकाबू थीं। उसने सोचा, शायद अभी लौट जाना चाहिए, लेकिन भीतर की बेचैनी कह रही थी, कुछ अधूरा है। उसे याद आया कि हॉल के बाएं कोने में एक पुराना ड्रेसिंग टेबल रखा था, जिसमें बड़ा सा शीशा लगा था। वह टॉर्च लेकर उसकी ओर बढ़ा। जैसे ही उसने शीशे में देखा, उसकी रोंगटे खड़े हो गए। उसमें उसकी परछाई नहीं, बल्कि एक औरत का प्रतिबिंब था। औरत धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखें काली गुफाओं की तरह खाली थीं। मनीष ने पीछे पलटकर देखा, वहां कोई नहीं था। उसने फिर शीशे की ओर देखा, पर अब वह औरत गायब थी। वह आगे बढ़ा और शीशे को छूने ही वाला था कि उसे एक हल्की खड़खड़ाहट सुनाई दी। शीशे के पीछे की दीवार से आवाज आ रही थी, जैसे कोई दीवार के उस पार से दरवाजा खटखटा रहा हो। मनीष ने गौर किया, ड्रेसिंग टेबल दीवार से जुड़ा नहीं था, बल्कि उसके पीछे कुछ जगह बची हुई थी। उसने उसे धीरे धीरे खिसकाया। पीछे एक छिपा हुआ दरवाजा था, छोटा, लकड़ी का, और उस पर जंग लगे कीलें। मनीष ने कीलों को हाथ से हटाया। अचानक उसकी उंगलियों में खून आ गया। कीलें जैसे ताजी थीं, किसी ने अभी अभी उन्हें ठोका था। दरवाजा धीरे से चरमराया और खुल गया। भीतर एक संकरा सा कमरा था, जिसमें सिर्फ एक टूटी चारपाई और फर्श पर लाल रंग से बने कुछ चिन्ह थे। दीवारों पर अजीब चित्र बने थे, मानव आकृतियां, जिनके चेहरे क्रूर और विकृत थे, और बीचों बीच एक बड़ा आईना था, लेकिन टूटा हुआ। आईने के सामने खड़ा एक पुतला रखा था, जिस पर सफेद साड़ी और नकली बाल लगे थे। मनीष आगे बढ़ा ही था कि आईने से एक बार फिर वही चेहरा उभरा, पर इस बार वह चिल्ला रही थी। एक जोरदार चीख पूरे कमरे में गूंजी और मनीष का सिर झंझना गया। अगली सुबह श्रेया ने उस आईने के पीछे की दीवार को हथौड़े से तोड़ा। कुछ ही वारों में ईंटें ढहने लगीं और एक छोटा अंधकारमय गलियारा दिखाई दिया। वहां से सड़े मांस और बासी दवाइयों की गंध आ रही थी। उन्होंने टॉर्च जलाई और गलियारे में प्रवेश किया। दीवारों पर किसी ने नाखूनों से खरोंचते हुए नाम लिख रखे थे, सब मरीजों के, जिनकी फाइलें अब हॉस्पिटल में नहीं मिलती थीं। एक नाम सबसे बड़ा था, श्रीराम अरोड़ा। श्रीराम अरोड़ा, यह नाम अस्पताल के संस्थापक का था, जिसकी मृत्यु आधी सदी पहले हो चुकी थी। यह नाम यहाँ क्यों था और यह गलियारा कहाँ जाता है? जैसे जैसे वह आगे बढ़ी, टॉर्च की रोशनी झिलमिलाने लगी। दीवारों पर खून के धब्बे और पुराने खोपड़ी के अवशेष दिखे। अब यह रिसर्च नहीं, एक जीवित डरावना अनुभव बन चुका था। गलियारा संकरा था, दीवारों से सीलन टपक रही थी और फर्श पर हर कदम पर पानी की चिपचिपी परत महसूस हो रही थी। श्रेया की टॉर्च अब मध्यम पड़ने लगी थी, लेकिन उनका मन पीछे हटने को तैयार नहीं था। गलियारे के अंतिम छोर पर लोहे का एक भारी दरवाजा था, जिस पर जंग जमा था और बीच में उभरा हुआ एक चिन्ह था, त्रिशूल के आकार का, जो शायद किसी पुराने पंथ या काले जादू से जुड़ा प्रतीक था।
उन्होंने दस्ताने पहने और दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा चरमराया और भीतर की हवा जैसे बरसों से बंद हो एक तेज झोंके में बाहर निकली, सड़ी हुई, गाढ़ी और भारी। भीतर का दृश्य एक प्रयोगशाला जैसा था, लेकिन यह कोई आम मेडिकल लैब नहीं थी। वहां कांच के जारों में इंसानी अंग थे, आंखें, जबड़े और किसी किसी में पूरे सिर, जिनमें से कुछ अभी भी ताजा दिखते थे। सब पर लेबल लगे थे, विषय अनुभव प्रयोग संख्या 12, मनोताप प्रतिक्रियाएं, विषय अजीत। श्रेया का कलेजा कांप गया। उन फाइलों में सबसे ऊपर एक थी, अध्यापक डॉक्टर श्रीराम अरोड़ा द्वारा नियंत्रित मानसिक शोध प्रयोग, कमरा नंबर 4। उसके नीचे लिखा था, उद्देश्य आत्मा और मस्तिष्क के द्वंद्व का जीवित अध्ययन। फाइल के अंदर बारीक अक्षरों में श्रीराम अरोड़ा की हैंडराइटिंग थी। वह इस प्रयोग को लेकर जुनूनी हो गए थे। उनका मानना था कि आत्मा को शरीर से अलग करके देखा जा सकता है, पर सिर्फ तभी जब व्यक्ति को मृत्यु जैसी स्थिति में पहुंचाया जाए, परंतु पूरी तरह मारे बिना। यही कारण था कि अजीत जैसे मरीजों पर प्रयोग किए गए। फाइल के आखिरी पन्ने पर लिखा था, कमरा नंबर 4 अब प्रयोगशाला नहीं रहा, यह एक जीवित इकाई बन चुका है, आत्माओं का प्रवेश द्वार, और मैं श्रीराम इसका द्वारपाल। जिसने इस सत्य को पढ़ा अब उसका भाग बन चुका है। फाइल का आखिरी वाक्य खून से लिखा था, मैं वापस लौटूंगा उस देह में जो मेरी खोज पूरी करे। डॉ। श्रेया ने पीछे देखा। गलियारे की दीवार पर वही त्रिशूल का चिन्ह अब धीरे धीरे चमक रहा था, जैसे किसी ने उसकी उपस्थिति को जान लिया हो। डॉ। श्रेया अभी उस गलियारे की दीवार की ओर देख ही रही थी कि अचानक वह चिन्ह, त्रिशूल, और भी तेजी से चमकने लगा। चमकते हुए चिन्ह से एक अजीब सी गर्मी निकलने लगी और कमरे का तापमान तेजी से बढ़ने लगा। दीवारें कांप रही थीं, मानो ईंट पत्थर की नहीं, किसी जीवित चीज की हो, सांस लेती हुई, कुछ कहती हुई। अचानक गलियारे के बीचों बीच एक धुंधलापन फैलने लगा। पहले तो वह सिर्फ धुएं जैसा था, पर फिर उसका आकार लेने लगा एक छाया, लंबी, पतली, और उसकी आंखें चमक रही थीं, रक्तवर्ण। छाया ने जैसे दीवारों से बात की हो और फिर दीवारों ने उसे स्वीकार कर लिया। एक धीमी आवाज गूंजने लगी, बेहद गहरी, जैसे किसी कुएं से आ रही हो। तू आई है वो देखने जिसे छिपाने में मेरी पूरी उम्र लगी। डॉ। श्रेया का दिल धड़कना भूल गया। उन्होंने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन शरीर जैसे किसी अदृश्य शक्ति से जकड़ा हुआ था। छाया धीरे धीरे इंसानी रूप लेने लगी। लंबा कोट, पतला शरीर, झुकी हुई गर्दन और गले में वही लॉकेट जो उन्होंने श्रीराम अरोड़ा की तस्वीर में देखा था। मैं श्रीराम हूं, उस छाया ने कहा, जिसने आत्मा को शरीर से निकालने का रास्ता ढूंढ लिया था। मगर हर खोज का मूल्य होता है। मेरी देह जल गई, पर मेरी आत्मा इस कमरे से बंध गई। तो श्रेया कांपते हुए बोली, तुमने ये सब क्यों किया? वो सारे लोग, अजीत, वो सब तुम्हारे प्रयोग के शिकार थे? श्रीराम अरोड़ा की आत्मा हंसी, एक सूखी पत्थरीली हंसी जिसमें कोई मानवता नहीं बची थी। शिकार नहीं, वे पात्र थे, आत्मा की गहराई तक जाने के लिए जरूरी माध्यम। पर अब तुम आई हो, जिस्म और आत्मा के सही संतुलन के साथ। तुम मेरा अगला वाहन बनोगी। इतना कहते ही कमरे में बत्तियां झपकने लगीं। छत से झाड़ फानूस झूलने लगा। दीवारें चिल्लाने लगीं। हाँ, चिल्लाने, जैसे किसी औरत की सिसकियां उसमें छिपी हों। श्रेया ने टॉर्च जमीन पर फेंकी और भागने की कोशिश की, पर उसके चारों ओर दीवारें सिमटने लगीं। गलियारा छोटा होता गया और श्रीराम की आत्मा धीरे धीरे हवा में घुलते हुए उस पर मंडराने लगी। कमरा नंबर 4 तुम्हें चुन चुका है, अब तुम इसका हिस्सा बनोगी। तभी दीवार की एक दरार से एक पुराना उपकरण गिरा, एक टैप रिकॉर्डर, जिस पर कुछ लिखा था, एकमात्र रक्षा, सच्चाई का उच्चारण। श्रेया ने तेजी से उसे उठाया और प्ले दबाया। रिकॉर्डर से एक महिला की आवाज गूंजी, कांपती हुई मगर दृढ़। श्रीराम ने झूठी खोज में इंसानियत को मिटा दिया। उसकी आत्मा अब भटकती है, पर सत्य की गूंज उसे बांध सकती है। श्रेया ने हिम्मत जुटाई और जोर से चिल्लाई, तुम्हारी खोज अधूरी थी श्रीराम। आत्मा को बांधना नहीं, समझना चाहिए था। तुम केवल भय बनकर रह गए हो, सत्य नहीं। छाया कांपने लगी, उसकी आंखें बुझने लगीं।
कमरे की दीवारें जैसे ठहर गईं। वह त्रिशूल चिन्ह अब जलते हुए राख बन गया, लेकिन कुछ क्षणों बाद फर्श पर एक खून से लथपथ संदेश उभरा, जो सत्य को छुएगा वह उसका बोझ भी उठाएगा। कमरे में असहज सी शांति फैल गई थी। दीवारें अब शांत थीं, छाया गायब हो चुकी थी और हवा में एक तीखी सी गंध रह गई थी, जैसे धूप चंदन के साथ जलते मांस की बू मिल गई हो। डॉ श्रेया के हाथ अब भी कांप रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में डर की जगह अब सवाल थे, बहुत गहरे सवाल। उन्होंने जमीन पर उभरे खून के संदेश को फिर से देखा। जो सत्य को छुएगा वह उसका बोझ भी उठाएगा। यह सिर्फ चेतावनी नहीं थी, यह एक शर्त थी। फिर उन्हें दीवार के कोने में कुछ हलचल महसूस हुई। एक बेहद पुराना लकड़ी का संदूक खुलने लगा, खुद ब खुद। उसमें एक किताब रखी थी, जर्द और खून से सनी हुई, जैसे किसी ने अंतिम सांसों में उसे थामा हो। किताब का शीर्षक था आत्मा विज्ञान, श्री राम अरोड़ा की अंतिम लिखावट। श्रेया ने जैसे ही किताब खोली, एक तेज हवा का झोंका आया और कमरे के सभी पन्ने पलटने लगे। हर पन्ने पर केवल एक वाक्य लिखा था और हर वाक्य एक आत्मा की कहानी थी। उनके दर्द, उनकी मृत्यु की घड़ी और कैसे उन्हें श्री राम ने प्रयोग के नाम पर छीन लिया था। एक आत्मा का लेख पढ़ते ही कमरे में एक साया उभर आया, एक औरत का, जिसके माथे पर टांके लगे थे और गला कटा हुआ था। वह हवा में झूलती हुई धीमी आवाज में बोली, मैं सविता हूं, श्री राम की पहली गिनी चुनी भूलों में से एक। उन्होंने मेरी आत्मा को काटा और उसे इस दीवार में बंद कर दिया। तो श्रेया एक पल के लिए जम गई। सविता की आत्मा रोती नहीं थी, वह ठंडी और स्थिर थी, जैसे दर्द अब उसका स्वभाव बन गया हो। अगर तुम आगे गई तो सिर्फ देखोगी नहीं, बनोगी। यह कमरा देखने वालों को नहीं छोड़ता, यह उन्हें चुनता है। श्री राम की आत्मा अब तुमसे जुड़ गई है और जब अगला चंद्र ग्रहण आएगा वो तुम्हारे जरिए लौटेगा। श्रेया ने कांपते हाथों से किताब बंद की और पीछे हटने लगी, लेकिन सविता की आत्मा फिर बोली, अगर तुम उसे रोकना चाहती हो तो तुम्हें उसी रास्ते से गुजरना होगा जिससे हम सब गुजरे। हर आत्मा की कहानी को समझो, उसे सुनो, वरना जो सच तुमने छुआ है वो तुम्हारी हड्डियों में उतर जाएगा। अचानक दीवारें फिर से सरसराने लगीं। कमरा नंबर 4 की दीवार पर 7 नाम उभर आए, हर नाम एक आत्मा का संकेत। सविता, रघुवीर, लीला, मोहन, ज्योति, संदीप और अंत में श्रेया। हाँ, उसका नाम भी अब दीवार पर था। कमरा नंबर 4 की दीवार पर 7 नाम चमक रहे थे, जैसे किसी ने अंगारों से उन्हें उकेरा हो। हर नाम के पीछे एक परछाई थी, धुंधली, अस्पष्ट, लेकिन सांस लेती हुई। डॉ श्रेया अब दीवार की ओर खींची चली जा रही थीं। वो समझ चुकी थीं कि अब सिर्फ डरने का विकल्प नहीं बचा, अब जानना जरूरी था। पहला नाम था सविता। जैसे ही श्रेया ने उंगली से सविता के नाम को छुआ, दीवार ने उन्हें निगल लिया। चारों तरफ काला अंधेरा, फिर धीरे धीरे एक दृश्य उभरने लगा, एक ऑपरेशन थिएटर जैसा कमरा, जहां सविता एक स्ट्रेचर पर बंधी हुई थी। श्री राम अरोड़ा उस पर झुका हुआ था, हाथ में चमचमाता चाकू और आंखों में वैज्ञानिक जिज्ञासा नहीं, बल्कि कोई और प्यास थी, नियंत्रण की, अमृता की। सविता रो रही थी, चीख रही थी, डॉक्टर साहब, मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। पर श्री राम शांत था, वह बड़बड़ा रहा था, तुम्हारे अंदर का भय मुझे आत्मा के उस स्तर तक ले जाएगा जहां से वापसी असंभव है। चाकू चला, चीख गूंजी और फिर चुप्पी। कमरे में रोशनी बुझ गई और सविता की आत्मा ने मुड़कर श्रेया को देखा। तुमने देख लिया, अब अगला नाम छुओ, मगर याद रखना, हर आत्मा एक दरवाजा है और एक श्राप। श्रेया दीवार से वापस कमरे में लौटी। अब अगला नाम चमक रहा था, रघुवीर। उन्होंने उस नाम को छुआ, फिर वही प्रक्रिया, दीवार में समा जाना और फिर एक नया दृश्य। अब वो एक पुराने अस्पताल के तहखाने में थीं। वहां एक युवक था, उसकी दोनों आंखें सिल दी गई थीं। वह पिंजरे में कैद था और श्री राम उसके सामने बैठा मुस्कुरा रहा था। रघुवीर, तुम्हारी दृष्टि नहीं चाहिए मुझे चाहिए तुम्हारा अंधापन, क्योंकि अंधकार में आत्मा ज्यादा खुलती है।
श्रेया की रूह कांप गई। रघुवीर की आंखों से खून बह रहा था और उसकी आत्मा आज भी उसी तहखाने में भटक रही थी, एक कोने में चुपचाप। मैं अब सिर्फ एक साया हूं, वह बोला, मगर जब अगली बार तुम अंधेरे में आंखें खोलोगी मुझे पाओगी। श्रेया वापस लौटी। अब अगला नाम था लीला। जैसे ही श्रेया ने लीला के नाम को छुआ, एक कमरे में पहुंच गई। दीवारें गुलाबी, कोने में एक झूला और एक लड़की बैठी थी, 9-10 साल की, मगर चेहरा बहुत सूना। माँ कहती थी, डॉक्टर अंकल अच्छे हैं, उन्होंने मेरा खेल नया बना दिया है। लेकिन फिर खेल बहुत अंधेरा हो गया। लीला का मासूम चेहरा डर में बदल गया। उन्होंने मुझे बर्फ में बंद कर दिया था, मेरी सांसें रुक गईं, लेकिन मैं आज भी उस झूले पर बैठी हूं। क्या तुम मेरे साथ खेलोगी? श्रेया घबरा गई। लीला की आत्मा अब हवा में झूल रही थी और वह जोर जोर से झूला झूल रही थी, मगर बिना हंसी के, सिर्फ आवाज, छर्र छर्र छर्र। कमरे की दीवारें वापस सामान्य हो गईं। 3 आत्माएं, 3 दरवाजे। श्रेया का नाम अब और भी तेज चमकने लगा था। दीवार की सरसराहट फिर शुरू हो गई थी। शेष 4 नाम अब उसकी ओर देख रहे थे, जैसे पुकार रहे हों। मोहन, ज्योति, संदीप और अंत में श्रेया। कमरा नंबर 4 की दीवार अब किसी सांस लेते जीव जैसी लग रही थी, धड़कती हुई, गर्म और जीवित। हर नाम उस पर अब धधकते हुए अंगारों जैसा चमक रहा था। मोहन, ज्योति, संदीप और श्रेया। डॉ। श्रेया की उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन उन्होंने अब डर को पीछे छोड़ दिया था। सच को समझे बिना इससे बाहर नहीं निकला जा सकता, उन्होंने खुद से कहा और अगला नाम छू दिया, मोहन। जैसे ही उंगली नाम से लगी, दीवार ने उन्हें निगल लिया। अब वो एक पुराने औद्योगिक गोदाम में थीं। भारी मशीनें, जलती भट्ठियां और वहां बीचों बीच लटका हुआ था मोहन, लोहे की जंजीरों में जकड़ा। उसके शरीर का ऊपरी हिस्सा बुरी तरह झुलस चुका था। चेहरा पहचान में नहीं आता था, मगर आंखें अब भी खुली थीं। श्री राम अरोड़ा वहां मौजूद था, सफेद कोट में, हाथ में एक ग्लास ट्यूब लिए हुए। आत्मा केवल पीड़ा से नहीं, ताप से भी शुद्ध होती है। देखो मोहन, जैसे जैसे तुम्हारा मांस जलता है, तुम्हारी चेतना अलग हो रही है। बस कुछ और डिग्री और मैं उसे पकड़ लूंगा। मोहन की आंखें श्रेया की तरफ उठीं। तुम वो हो जिसे उसने चुना है। उसकी आवाज जली हुई आवाज जैसी थी। अगर तुम उसकी आत्मा को रोकना चाहती हो तो अपने अंदर की आग को पहचानो, क्योंकि अंत में यही आग उसे भी भस्म करेगी। श्रेया पीछे हटना चाहती थी, मगर अब दरवाजा खुल गया था। वह बाहर आईं। दीवार पर मोहन का नाम अब राख में बदल चुका था। अब अगला नाम था ज्योति। उन्हें नाम छूते ही एक तेज बिजली का झटका लगा। अगला दृश्य अब एक अंधेरी लैब का था, जहां हर कोने में तारों का जाल था। बीच में एक कुर्सी थी जिस पर बैठी थी एक लड़की। उसका पूरा शरीर इलेक्ट्रोड्स से ढंका हुआ। वो चीख रही थी, डॉक्टर, ये विज्ञान नहीं, ये नरक है। श्री राम शांत था। कंप्यूटर स्क्रीन पर उसकी आत्मा की तरंगें देख रहा था। ज्योति, तुम में वो ऊर्जा है जो किसी भी आत्मा को कंपन में ला सकती है। मैं तुम्हारे भीतर की आवृत्तियों से अब दूसरे लोक को छेड़ सकता हूं। श्रेया को लगा जैसे उसकी खुद की रीढ़ में बिजली दौड़ गई हो। ज्योति ने कांपते हुए कहा, जब अगली बार तुम्हें कोई झटका लगे, समझ लेना कि मैं चेतावनी देने आई हूं। दीवार ने एक बार फिर से श्रेया को वापस खींच लिया। अब केवल 2 नाम बचे थे, संदीप और श्रेया। संदीप का नाम अब अपनी जगह से थोड़ा नीचे खिसक गया था, जैसे दीवार खुद भी डर रही हो। श्रेया ने नाम छुआ और वह एक गहरे कुएं में जा गिरी। वहां सिर्फ अंधेरा था और अजीब फुसफुसाहट। संदीप वही था जो बच निकला था। एक स्वर गूंजा, फिर एक चेहरा उभरा, आधा पागल, आधा सूना। वह आदमी बालों से झुलसा हुआ था और दीवार पर खून से कुछ लिख रहा था। वो कभी मरता नहीं, सिर्फ रूप बदलता है। मैं खुद को मिटा चुका हूं, मगर वो मुझ में अब भी है। संदीप ने मुड़कर देखा। तुम्हारे अंदर वो जाग चुका है। अगली आत्मा वही होगी जो उसे मुक्त करेगी। और फिर अंधेरा। अब दीवार पर केवल एक नाम बचा था, श्रेया। और वो अब चमक नहीं रहा था, वो अब धड़क रहा था।
कमरा नंबर 4 की दीवार से एक दरवाजा खुला और उस पार सिर्फ एक चीज थी, एक आईना। और उस आईने में कोई और नहीं बल्कि एक परछाई थी जो श्रीराम अरोड़ा की तरह दिखती थी, मगर उसकी आंखें श्रेया की थीं। कमरा नंबर 4 की दीवार से उभरा दरवाजा अब धीरे धीरे खुल रहा था। कोई खटखटाया नहीं था, कोई कुंडी नहीं घुमाई गई थी, फिर भी वह दरवाजा एक पुरानी सांस की तरह खुल रहा था। और उसके पार सिर्फ एक चीज थी, एक आईना। आईना साधारण नहीं था, उसमें न रोशनी थी, न प्रतिबिंब, न कोई स्पष्ट छवि। वह काले जल जैसा था जिसमें देखो तो डूबने का मन करे। लेकिन जैसे ही श्रेया उसकी तरफ बढ़ी, आईने में एक आकृति बनने लगी। पहले वो सिर्फ एक छाया थी, फिर उस छाया ने आकार लिया। वो चेहरा श्रीराम अरोड़ा का था, मगर आंखें वो श्रेया की थीं। आईना अब बोलने लगा, बिना किसी होठों के हिले। क्या तुमने समझा कि ये सब उनके साथ हुआ? नहीं श्रेया, ये सब तुम्हारे साथ हुआ है, और अब तुम वही बन चुकी हो जो श्रीराम कभी था। श्रेया कांप उठी। नहीं नहीं, मैं उसकी तरह नहीं हो सकती। आईने में मौजूद परछाई ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी जिज्ञासा, तुम्हारा अकेलापन, तुम्हारा जुनून, सब कुछ वही है। तुम्हें याद है वो पहला शव जिसने तुम्हें आकर्षित किया था? तुम्हारी नींदें जिनमें आत्माएं बातें करती थीं, वो शुरुआत थी। श्रीराम भी ऐसे ही शुरू हुआ था, और अब अंत भी तुमसे ही होगा। श्रेया ने पीछे हटना चाहा, मगर उसकी परछाई ने आईने से हाथ निकालकर उसका हाथ पकड़ लिया। ठंडा, बर्फ जैसा। एक आखिरी आत्मा बाकी है, तुम्हारी। अगर तुम कमरे में जिंदा लौटी तो उसका चक्र पूरा हो जाएगा, और अगर तुम यहीं ठहर गई तो ये चक्र टूट सकता है, लेकिन उसकी कीमत चुकानी होगी। क्या कीमत? आईने के भीतर की परछाई ने आंखें बंद की और धीरे से कहा, तुम्हारा अस्तित्व। आईना अब जलने लगा। काले शीशे पर दरारें पड़ गईं, जैसे उस भीतर की दुनिया को कोई फाड़ रहा हो। अगर आपको ये कहानी दिलचस्प लगी, डरावनी लगी या कुछ नया महसूस हुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।